नमस्कार विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट सब्जेक्ट ज्योग्राफी की क्लास। इससे पहले वाली क्लास के अंतर्गत हमने वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने देखा था कि वैगनर कहाँ का था, कब अपना इन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है वो दिया था। सिद्धांत का प्रधान रूप देखा। इसके बाद में हमने देखा था कि महाद्वीपों का वास्तविक प्रवाह इसमें किस प्रकार से बताया। प्रवाह के लिए जो उत्तरदायी बल थे वो कौन कौन से थे, जिसके कारण महाद्वीपों का प्रवाह हुआ। इसी के आधार पर हमने महाद्वीपों का वास्तविक प्रवाह पढ़ा कि कार्बोनिफेरस युग में जो पेंजिया था, पेंजिया का मतलब है, जब आपने सिद्धांत का वास्तविक जो प्रधान रूप है उसमें पढ़ा कि संपूर्ण पृथ्वी एक स्थल भाग के रूप में थी कार्बोनिफेरस युग में, जिसको पेंजिया के नाम से जाना गया। उस पेंजिया के चारों तरफ एक महासागर था जिसको पैंथलोसा के नाम से जाना गया। पेंजिया कार्बोनिफेरस युग में पेंजिया का विभाजन हुआ। इसका उत्तर का भाग लारेशिया और दक्षिण का भाग गोंडवाना लैंड कहलाया। ठीक है। इसके बाद जूरेसिक युग आया और जूरेसिक युग में गोंडवाना लैंड है, इसका विभाजन शुरू हो गया, जिससे आपका प्रायद्वीपीय भारत है, अफ्रीका है, दक्षिणी अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका महाद्वीप है, उनमें प्रवाह शुरू हो गया था या वो अलग होना शुरू कर दिया था, जिसके आधार पर विभिन्न प्रकार के महासागर और सागरों का निर्माण हुआ। जैसे उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम की तरफ प्रवाहित होने से आपके अटलांटिक महासागर का निर्माण हुआ। आपके भारतीय प्लेट है, इसके उत्तर की तरफ प्रवाहित होने के कारण हिंद महासागर का निर्माण हुआ। ध्रुवों की तरफ से स्थलखंडों के हटने के कारण उत्तरी ध्रुव महासागर का निर्माण हुआ और चारों तरफ से दबाव या बल पड़ने के कारण जो संकुचित महासागर है वो प्रशांत महासागर के रूप में दिखाई देता है। तो उसी से संबंधित डायग्राम है जिसको वैगनर ने किस प्रकार से महाद्वीपों के प्रवाह को दिखाया है कार्बोनिफेरस युग में, इयोसीन युग में और प्लीस्टोसीन युग में। तो हम उसको विभिन्न या उसके डायग्राम के द्वारा पढ़ेंगे कि उन्होंने किस प्रकार से महाद्वीपों के प्रवाह को बताया। वैगनर ने बताया था कि कार्बोनिफेरस युग में सभी जो स्थलखंड हैं वो एक जगह थे। ठीक है, एक ही जगह ये स्थित थे
कार्बोनिफेरस युग के बाद इनमें प्रवाह है वो शुरू हो गया था। तो ये कार्बोनिफेरस युग की स्थिति है। इसके बाद आता है इयोसीन युग। इयोसीन युग इयोसीन युग में जाकर महाद्वीपों का प्रवाह है वो हो गया था शुरू, और महाद्वीप हैं वो एक दूसरे से दूर प्रवाहित होने लग गए थे। देखिए पहले वाली स्थिति में आपका दक्षिणी अमेरिका है और अफ्रीका है वो एक दूसरे से सटे हुए हैं, पास पास हैं, जबकि इस युग में दक्षिणी अमेरिका और आपका अफ्रीका है वो एक दूसरे से दूर हैं। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि इस युग तक आते आते महाद्वीप हैं वो एक दूसरे से दूर खिसकना इन्होंने प्रारंभ कर दिया था। आगे आता है आपका प्लेस्टोसीन युग। प्लेस्टोसीन युग और प्लीस्टोसीन युग यानी कि जो जल और स्थल का वर्तमान वितरण है वो प्लीस्टोसीन युग तक निर्धारित हो गया था। लगभग 70 से आपका 60 लाख वर्ष पूर्व। तो प्लीस्टोसीन युग में जो महाद्वीपीय भाग हैं वो एक दूसरे से काफ़ी अलग हो गए थे, यानी उनका प्रवाह एक दूसरे से हो गया था। तो ये स्थिति है आपकी प्लेस्टोसीन युग तक आ गई थी। ये आपका उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ये यूरेशिया और ये आपका ऑस्ट्रेलिया और ये है अंटार्कटिका। ठीक है, यहाँ आपका अटलांटिक महासागर है एस की आकृति में, ये आपका हिंद महासागर है अटलांटिक, ये प्रशांत है, ये उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है।
महासागर। तो इस प्रकार से प्लीस्टोसीन युग तक महाद्वीप और महासागर एक दूसरे से अलग अलग हो गए थे, प्रवाहित हो गए थे। तो ये जो डायग्राम है वो महाद्वीप और महासागरों की जो विभिन्न युगों में स्थितियां रही हैं उनको दर्शा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से वैगनर ने स्पष्ट करने का प्रयास किया कि महाद्वीपों का प्रवाह हुआ है वो एक दूसरे से अलग हुए हैं। पहले वाली स्थिति में आप इसको आसानी से देख सकते हैं कि किस प्रकार से उनकी पास पास स्थिति है, जबकि दूसरे में आपके ईओसीन युग में वो एक दूसरे से अलग अलग हो गए और आपके प्लीस्टोसीन युग में बहुत अलग होकर एक दूसरे से स्थानांतरित हो गए। तो वैगनर ने 1915 में जब ये अपना जो महाद्वीप और महासागरों की स्थिति है उसको बताया था, तो विभिन्न युगों में महाद्वीपों की परिवर्तित स्थितियों को उन्होंने प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। तो इसके आधार पर महाद्वीपों का वास्तविक प्रवाह है वो सिद्ध हो जाता है कि इस युग में महाद्वीप और महासागर एक दूसरे से सटे हुए थे। ईओसीन युग में इनमें प्रवाह हुआ, ये एक दूसरे से अलग हो गए, और प्लीस्टोसीन युग में जो वर्तमान में महाद्वीप और महासागरों की स्थिति है वो एक दूसरे से अलग अलग है। ठीक है, इसी के आधार पर इन्होंने महाद्वीप और महासागरों के निर्माण के लिए इन्होंने ध्रुवों का उत्क्रमण भी बताया था कि किस प्रकार से भूमध्य रेखा और ध्रुवों की स्थिति हैं वो परिवर्तित हुई हैं, जिसके आधार पर इन्होंने महाद्वीपों के प्रवाह को या विस्थापन को सिद्ध करने का प्रयास किया। तो उसका भी डायग्राम देखते हैं हम, जिसके आधार पर प्रमाणित होता है कि महाद्वीप और महासागरों का प्रवाह हुआ है। यदि हम इसको इस प्रकार से दर्शाएं, अब देखिए इन्होंने क्या बताया है कि ध्रुवों और भूमध्य रेखाओं की परिस्थितियां हैं वो परिवर्तनशील रही हैं। ध्रुवों तथा
भूमध्य रेखा की परिवर्तित परिस्थितियां, आपने देखा पहले पढ़ा ध्रुवों का उत्क्रमण, जिसके अंतर्गत वैगनर ने बताया था कि भूमध्य रेखा और ध्रुव हैं उनका उत्क्रमण हुआ है। कार्बोनिफेरस युग है, आपका इयोसीन युग है, प्लीस्टोसीन युग है, उसमें भूमध्य रेखा है, उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है, इनकी स्थितियां हैं वो परिवर्तनशील रही हैं। तो उसी को इन्होंने एक डायग्राम के द्वारा दर्शाया है, ध्रुव और भूमध्य रेखा की परिवर्तित स्थितियों को, जिसमें इन्होंने जो ध्रुव है उसको और उनकी स्थितियों को दर्शाया। टर्शियरी उत्तरी ध्रुव, टर्शियरी जो काल आया था, युग आया था, उसके अंतर्गत जो उत्तरी ध्रुव है वो कहाँ था? कार्बोनिफेरस युग में उत्तरी ध्रुव कहाँ था? कार्बोनिफेरस उत्तरी ध्रुव, और आपका है अगला सिल्यूरियन युग। तो सिल्यूरियन युग इन उत्तरी ध्रुव, सिल्यूरियन उत्तरी ध्रुव। इन्होंने बताया कि टर्शियरी युग में उत्तरी ध्रुव है वो अलास्का के पास था, ठीक है। कार्बोनिफेरस में ये उत्तरी ध्रुव है वो दक्षिण की तरफ खिसका, यानी इसमें स्थानांतरण हुआ और वो आ गया आपके जो कनाडा है उसके पश्चिम की तरफ। उत्तरी ध्रुव सिल्यूरियन युग में ये बिल्कुल भूमध्य रेखा के पास आ गया था। इसी आधार पर इन्होंने दक्षिणी ध्रुव की स्थितियों को भी स्पष्ट करने का प्रयास किया गया। सिल्यूरियन युग में दक्षिणी ध्रुव कहां पर था, टर्शियरी युग में कहां पर था और कार्बोनिफेरस युग में कहां पर था? तो सबसे पहले सिल्यूरियन, क्योंकि सिल्यूरियन में दक्षिण की तरफ था, तो सिल्यूरियन दक्षिणी ध्रुव। उसके बाद नेटाल के पास आ गया था कार्बोनिफेरस युग में, तो कार्बोनिफेरस दक्षिणी ध्रुव। और अगला है आपका टर्शियरी दक्षिणी ध्रुव, टर्शियरी दक्षिणी ध्रुव। तो देखिए ये तो ध्रुवों की स्थितियां हैं वो परिवर्तनशील रही है विभिन्न युगों में। अब हम देखेंगे भूमध्य रेखा की जो परिवर्तनशील स्थितियां हैं वो किस प्रकार रही, क्योंकि इस डायग्राम के अंतर्गत वैगनर ने ध्रुव और भूमध्य रेखा की परिवर्तनशील स्थितियों को ही बताया था दोनों को। ये परिवर्तनशील भूमध्य रेखा है उसकी स्थिति को बताएगा। ऑस्ट्रेलिया को काटेगा, हाँ बिल्कुल। थोड़ा इधर बनाने दो इसको। ताकि ये स्पष्ट दिखाई दे हमको, क्योंकि तीनों युगों की भूमध्य रेखा की परिवर्तनशील स्थितियां इस डायग्राम के अंतर्गत देखी जाएगी। तो यह है आपकी टर्शियरी युगीन भूमध्य रेखा, टर्शियरी भूमध्य रेखा। इसके बाद है आपकी कार्बोनिफेरस भूमध्य रेखा।
कि कार्बोनिफेरस युग में भूमध्य रेखा है उसकी स्थितियां हैं वो किस प्रकार से रही थी। कार्बोनिफेरस युग में दो नंबर, ये है आपकी कार्बोनिफेरस भूमध्य रेखा, दो नंबर की। ठीक है, ये टर्शियरी युग की है 1 नंबर की, 2 नंबर की है कार्बोनिफेरस युग की, और 3 नंबर की है आपकी सिल्यूरियन युग की। तीन नंबर, ये है आपकी सिल्यूरियन भूमध्य रेखा। ठीक है, तो इसके आधार पर वैज्ञानिक अब देखिए ये कंप्लीट ध्रुव और भूमध्य रेखा की परिवर्तित जो परिस्थितियां हैं, स्थितियां हैं, उनको बताता है। स्थितियों को कि आपका टर्शियरी युग में उत्तरी ध्रुव अलास्का के पास था, कार्बोनिफेरस युग में फिर ये दक्षिण की तरफ आ गया, और सिल्यूरियन युग में ये विषुवत रेखा के पास आ गया। ठीक है, सिल्यूरियन युग में दक्षिणी ध्रुव है वो आपका जंजीबार इसके पास पहुंच गया, दक्षिणी ध्रुव। मेडागास्कर और नेटाल के पास कार्बोनिफेरस युग में आ गया था, और आपका अंटार्कटिका महासागर है उसमें टर्शियरी युग में दक्षिणी ध्रुव की स्थिति है। तो कहने का मतलब है दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और भूमध्य रेखाएं, इनकी जो स्थितियां हैं वो परिवर्तनशील रही हैं। तो परिवर्तनशील रहने का कारण क्या है? जब ये परिवर्तनशील रही हैं तो क्या हुआ है? महाद्वीपों का प्रवाह हुआ है। महाद्वीप और महासागर विभिन्न युगों में एक दूसरे से अलग अलग स्थितियों में रहे हैं, जिसके आधार पर इस डायग्राम के द्वारा उन्होंने प्रमाणित करने का प्रयास किया। इसी प्रकार उन्होंने टर्शियरी युग में भूमध्य रेखा को बताया था कि टर्शियरी युग में भूमध्य रेखा है वो आपका प्रशांत महासागर, इसके बाद आपके दक्षिणी अफ्रीका का जो दक्षिणी और आपका पश्चिमी दक्षिणी भाग, उसके बाद अटलांटिक महासागर, उसके बाद यूरोप का दक्षिणी भाग, प्रायद्वीपीय भारत, आपका इंडो चाइना और मध्यवर्ती ऑस्ट्रेलिया से गुजरती थी। कार्बोनिफेरस युग में भूमध्य रेखा की स्थिति है वो परिवर्तित हो गई और वो मध्यवर्ती दक्षिणी अमेरिका, इसके बाद मध्यवर्ती यूरोप, ठीक है, यूरेशिया मध्यवर्ती, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। और सिल्यूरियन जो युग है उसमें भूमध्य रेखा केवल दक्षिणी अफ्रीका के पूर्वी भाग से निकलते हुए अटलांटिक महासागर है और उत्तरी यूरेशिया महाद्वीप है, उसके बाद से ये प्रशांत महासागर से निकली। तो कहने का मतलब है कि भूमध्य रेखा और ध्रुवों की जो स्थितियां हैं वो परिवर्तित रही हैं। यदि स्थितियां परिवर्तित रही हैं तो महाद्वीपों का प्रवाह हुआ है। ठीक है, इसी को वैगनर है वो स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा है। तो ये तो था ध्रुवों और भूमध्य रेखा का उत्क्रमण। इससे पहले आपने महाद्वीपों का वास्तविक जो प्रभाव पड़ा था उसको देखा था। इससे पहले वाला एक डायग्राम हमने देखा जो सिद्धांत के प्रधान रूप के अंतर्गत आया था। ठीक है, कि उसका अंतर्गत भी हमने बनाया था कि कार्बोनिफेरस युग में संपूर्ण स्थलखंड
एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जिनको क्या नाम दिया गया था? पैंजिया नाम दिया गया था। ठीक है, इस पैंजिया के चारों तरफ एक महासागर था, उसका नाम क्या दिया गया था? पैंथलोसा दिया गया था। ठीक है, पैंथलासा। इसके बाद कार्बोनिफेरस युग में पैंजिया दो भागों में बट गया। इसका उत्तर का भाग लारेशिया और दक्षिण का भाग है वो गोंडवाना लैंड। ठीक है, गोंडवाना लैंड में बट गया। लारेशिया आपका जुरासिक युग आया। उस जुरासिक युग में जो गोंडवाना लैंड है और लारेशिया है उसका विभाजन हो गया। ठीक है, तो लारेशिया से तो कौन कौन से बने? उत्तरी अमेरिका बन गया, उत्तरी अमेरिका। इसके बाद यूरोप और एशिया का भाग है वो निर्मित हुआ। ये किससे बने थे? आपके लारेशिया से। और गोंडवाना लैंड है, इससे क्या कौन कौन से भूभाग बने टूटकर प्रभावित होने से? आपका दक्षिणी अमेरिका है, उसका निर्माण हुआ। इसके बाद में अफ्रीका है, प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका का भाग है वो निर्मित हुए। इसका बीच का भाग है वो टैथिस सागर के रूप में परिणित हो गया था। तो इस प्रकार से कहने का मतलब है कि इस सिद्धांत के अंतर्गत ये डायग्राम आए हैं। ये डायग्राम आपको सिद्धांत का जो प्रधान रूप हमने पढ़ा वहां पर देना है। ये डायग्राम है वो ध्रुव और भूमध्य रेखा की परिवर्तित स्थितियां हैं उसके अंतर्गत आएगा। और इससे पहले वाला डायग्राम जो महाद्वीपों का वास्तविक प्रवाह है उसके अंतर्गत आप लोगों को देना है, जिसमें कार्बोनिफेरस है युग और आपका इयोसीन युग है और प्लीस्टोसीन युग है, उसमें महाद्वीपों की परिवर्तनशील स्थितियों को दर्शाया गया है। तो ये कुछ डायग्राम है, ये भी आपको मेंशन करने हैं। ठीक है, इससे जो आगे है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत पढ़ेंगे। धन्यवाद आपको।